हेलो एंड वेलकम टू कोड विद आरएसवी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डॉट नेट के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि डॉट नेट कोर, डॉट नेट फ्रेमवर्क, डॉट नेट स्टैंडर्ड, इन सब में क्या डिफरेंस है और डॉट नेट के इतने सारे वर्जन्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, तो इस वीडियो में हम ये चीज़ क्लैरिफाई करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ने आखिर डॉट नेट के इतने सारे डिफरेंट टाइप्स क्यों बनाए हैं, हमें क्यों डॉट नेट कोर, फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड अलग अलग चीज़ों का सपोर्ट करना पड़ता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आज के टाइम में डॉट नेट का क्या मतलब है। तो आज के टाइम में कोई बिगनर अगर डॉट नेट में डेवलपमेंट करना स्टार्ट करता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही डॉट नेट है, उसको डॉट नेट कोर, फ्रेमवर्क, स्टैंडर्ड इससे कुछ मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली डॉट नेट 5, 6, 7 इनमें से किसी से भी डॉट नेट की डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता है और डॉट नेट का यूज़ करके वो बहुत सारी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस बना सकता है, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस, वेबसाइट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, ये सारी। और ये फ्रेमवर्क फ्री है, उसे इसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ता। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो अपनी बनाई हुई ऐप को वो विंडोज़, मैक, लाइनक्स इन सब पे रन कर सकता है। प्लस ओपन सोर्स है, तो हम एक्चुअली डॉट नेट का जो इंटरनल कोड है, जो हमें लाइब्रेरीज प्रोवाइड होती हैं, उनका कोड ओपन सोर्स अवेलेबल है, हम जाके एक्चुअली इंटरनल वर्किंग देख सकते हैं। तो ये तो हो गया आज के टाइम का डॉट नेट। पर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि आप मान लीजिए कोई एक डॉट नेट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं और कोई ऐसी नगेट लाइब्रेरी है जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं, बट आप जब उस लाइब्रेरी पे गए तो आपने देखा कि वो लाइब्रेरी तो डॉट नेट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती है और आपका प्रोजेक्ट डॉट नेट पे रन कर रहा है, तो आप उसको नहीं कर सकते। आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क या डॉट नेट स्टैंडर्ड यूज करना पड़ेगा, तब आप उस लाइब्रेरी को यूज कर पाएंगे। तो उस टाइम पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है, ये डॉट नेट नहीं है क्या, और डॉट नेट स्टैंडर्ड, डॉट नेट कोर, ये सब चीजें क्या है। तो ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से ये इतनी सारी कंफ्यूजन होती है कि डॉट नेट की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें डॉट नेट की हिस्ट्री चेक करनी पड़ेगी कि एक्चुअली डॉट नेट किस तरीके से इवॉल्व हुआ, जिसकी वजह से डॉट नेट के इतने सारे वर्जन आ गए और कैसे ये फाइनली जाके डॉट नेट जिसको आज हम जानते हैं उसमें इवॉल्व किया है। तो सबसे पहले 2002 में डॉट नेट फ्रेमवर्क लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया था कि वो एक फ्रेमवर्क ऐसा लॉन्च कर रहे हैं जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज करके हम कोई एक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मेनली थी सी शार्प और विजुअल बेसिक, पर इसके अलावा भी और भी काफी लैंग्वेजेस थी। तो आप एक सिंगल फ्रेमवर्क का इन मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज कर सकते थे। उसके अलावा एक कॉमन एपीआई सेट मिलता था, यानी कि कुछ इनबिल्ट हमें लाइब्रेरीज मिलती थी जिनको हम डायरेक्टली अपने कोड में यूज कर सकते थे। लैंग्वेज इंडिपेंडेंस, यानी कि मैंने एक प्रोजेक्ट अगर सी शार्प में बनाया तो मैं उसको कंपाइल करने के बाद उसको यूज विजुअल बेसिक में भी कर सकता हूँ। उसके अलावा इंटर ऑपरेबिलिटी या पोर्टेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स और भी थे। तो हालांकि डॉट नेट फ्रेमवर्क का लॉन्ग टर्म प्लान यही था कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म होगा, यानी कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रन करेगा, बट इनिशियली वो सिर्फ विंडोज पे ही रन करता था। ये उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। और अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो इसका लास्ट वर्जन था 4.8। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया है कि इसके नए वर्जन नहीं आएंगे, बट ये जो पुराने वर्जन है 4.7, 4.8 वो अभी भी सपोर्टेड है। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनका कोड अभी भी डॉट नेट फ्रेमवर्क में लिखा हुआ है और वो अभी भी इस कोड को यूज करते हैं। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो सिर्फ विंडोज पे रन करती थी, उसका पहला सॉल्यूशन आया था मोनो प्रोजेक्ट। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर CLI, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क का रन टाइम है, उसकी स्पेसिफिकेशन पब्लिश कर दी थी, तो उसका यूज करके एक सेपरेट प्रोजेक्ट बना था जो लाइनक्स पे रन कर सकता था, जिसका नाम था मोनो प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी .gnu या क्रॉसनेट जैसे और भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे लाइनक्स पे डॉट नेट को रन करने के लिए, बट मोनो प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा और सबसे ज्यादा यूज किया जाने लगा। हालांकि सारी लाइब्रेरीज जो डॉट नेट की थी वो मोनो में पोर्ट नहीं हो पाई क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी विंडोज पे थी, बट स्टिल मोनो प्रोजेक्ट एक प्रोडक्शन रेडी प्रोजेक्ट था जिससे कि काफ़ी सारी एप्लीकेशंस बनाई जा सकती थी। तो इसके साइड बाय साइड माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स डेवलप करना स्टार्ट किया जिससे कि डॉट नेट फ्रेमवर्क को और भी सिस्टम्स पे रन किया जा सके। इसका सबसे पहला वर्जन था डॉट नेट कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क, जिसको कि डॉट नेट फ्रेमवर्क के साथ ही लॉन्च किया गया, बट वो छोटे डिवाइसेस के लिए था, जैसे कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स, इस तरीके का। इसी को बाद में इवॉल्व करके डॉट नेट माइक्रो फ्रेमवर्क बना दिया गया, जो कि कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क का एक एफिशिएंट वर्जन था और डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन कर सकता था। इसके अलावा सिल्वर लाइट का यूज करके डॉट नेट एप्लीकेशंस वेब पे रन हो सकती थी। प्लस जो मोनो फ्रेमवर्क था उसके बेस पे एक मोनो टच प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ 2009 में, जिससे कि डॉट नेट एप्लीकेशंस iOS और एंड्रॉयड पे रन हो सके। बाद में इसी मोनो टच फ्रेमवर्क को इवॉल्व करके ज़ैबरिन फ्रेमवर्क बनाया गया 2013 में।
तो अगर हम देखें तो 2013 ऑनवर्ड्स हम डॉटनेट का यूज करके विंडोज, लाइनक्स, ब्राउजर, iOS, एंड्रॉयड डिवाइसेस इन सभी सिस्टम्स पे डॉटनेट एप्लीकेशंस रन कर सकते थे। इसके बाद फाइनली 2014 में माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्चुअल क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाने की सोची, जिसको कि डॉटनेट कोर नाम दिया गया। डॉटनेट कोर प्रोजेक्ट के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने पूरा स्टार्टिंग से क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट को अपने माइंड में रखते हुए दोबारा से डॉटनेट की डेवलपमेंट स्टार्ट की। इसको 2014 में स्टार्ट किया गया था और इसकी पहली रिलीज 2016 में आई थी और डॉटनेट कोर में बनाई गई एप्लीकेशंस विंडोज, लाइनक्स और मैकओएस तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे इजीली रन कर सकती थी। बट उस टाइम पे क्योंकि काफी सारी एप्लीकेशंस ऑलरेडी डॉटनेट फ्रेमवर्क पे लिखी हुई थी और अब डॉटनेट कोर पे कुछ एप्लीकेशंस बननी स्टार्ट हो गई थी, तो जो लाइब्रेरी डेवलपर्स थे जो नगेट के लिए लाइब्रेरी राइट करते थे, उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक डॉटनेट स्टैंडर्ड लॉन्च किया। तो उनने कहा कि आप अपनी लाइब्रेरी को डॉटनेट स्टैंडर्ड पे टारगेट करो, आपको डॉटनेट फ्रेमवर्क और डॉटनेट कोर के लिए अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लाइब्रेरी डॉटनेट स्टैंडर्ड को टारगेट करके रखो, तो आपकी लाइब्रेरी डॉटनेट फ्रेमवर्क, डॉटनेट कोर, ज़ैमरिन इन तीनों को सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लाइब्रेरी डेवलपर डॉटनेट स्टैंडर्ड 1.1 को टारगेट करता है तो उसकी लाइब्रेरी डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.5, डॉटनेट कोर 2.1 और मोनो 4.6 इन तीनों टाइप के प्रोजेक्ट्स में यूज हो सकती है। उसको 3 डिफरेंट लाइब्रेरीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइब्रेरी वो पब्लिश कर सकता है अपनी, और ये तीनों फ्रेमवर्क उसको यूज कर पाएंगे। इसके बाद नवंबर 2022 में फाइनली जब डॉटनेट कोर इतना इवॉल्व हो चुका था कि डॉटनेट फ्रेमवर्क को आगे डेवलप करने की जरूरत नहीं थी, उसके सेम लेवल पे डॉटनेट कोर आ चुका था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट 5 रिलीज की और ये अनाउंस किया कि डॉटनेट फ्रेमवर्क इसके आगे डेवलप नहीं होगी और डॉटनेट कोर का भी नेक्स्ट वर्जन डॉटनेट 5 होगा। तो उस टाइम पे क्योंकि डॉटनेट कोर 3 पॉइंट समथिंग पे थी और डॉटनेट फ्रेमवर्क 4 पॉइंट समथिंग पे थी, तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसका नाम डॉटनेट 5 रखा, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये वर्जन किससे पहले आ रहा है किससे बाद में। ये दोनों का ही लेटेस्ट वर्जन था और इससे आगे की डेवलपमेंट अब 5, 6, 7 सिंगल एक डॉटनेट फ्रेमवर्क पे हो रही है। और आपको कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, चाहे विंडोज, लाइनक्स, मैक, iOS या एंड्रॉइड, आप एक सिंगल फ्रेमवर्क को टारगेट करेंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे डॉटनेट फ्रेमवर्क में बनाना है, कोर में या स्टैंडर्ड में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।